हेलो गाइस, दिस इज पार्ट 2 ऑफ लेक्चर 2। आई होप आप सब लोगों ने पार्ट 1 लेक्चर 2 का देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा और फिर इस पर आइएगा। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू क्लासिफाई लिगैंड्स। और गाइस, मैंने इस पार्ट के एंड में कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं। आप उन क्वेश्चंस को देखिएगा, अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आई ट्राई टू रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ लेक्चर 2। गाइस, हमने बीच में भी एक एम्बिडेंटेट लिगैंड अलग से पढ़ा, है ना। और फिर फ्लैक्सीडेंटेट लिगैंड के बारे में पढ़ा। उसी तरह से एक टर्म है जिसको कहते हैं कीलेटिंग, कीलेटिंग लिगैंड, कीलेशन, है ना। तो वो भी आप लिखो बेटा, क्योंकि हमने जो है पॉलीडेंटेट लिगैंड वाला पार्ट फिनिश किया। ऑल पॉलीडेंटेट लिगैंड्स आर एग्जांपल्स ऑफ कीलेटिंग लिगैंड्स। ठीक है, ऑल पॉलीडेंटेट लिगैंड्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ टू डिस्कस कि कीलेटिंग लिगैंड्स हैं क्या। तो इसमें लिखेंगे, डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। अ लिगैंड, अ लिगैंड दैट कैन फॉर्म, a ligand that can form a ring structure, a ligand that can form a ring structure with central atom is called a chelating ligand. Chelating ligand. तो important चीज मैंने क्या बोली बेटा? All polydentate ligands are the example of chelating ligands. ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इथाइलिन डायमीन ही ले लिया, ये ठीक है। तो नाइट्रोजन मान लीजिए इस तरह से, ये नाइट्रोजन मान लीजिए सेंट्रल एटम से इस तरह से बनाता है ना, बॉन्डिंग कर रहा है। तो आप देखो एक रिंग फॉर्मेशन हो गया, दिख रहा है। मेटल नाइट्रोजन ये आती है, यहाँ से ये कनेक्टेड था तो ये एक रिंग फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए इधर से आपने कनेक्ट कर दिया NH2 NH2 CH2 CH2, ये तो ये आपका यहाँ पर इसको कीलेशन कहते हैं। कीलेशन वर्ड का यहाँ मतलब क्या होगा? कीलेशन का यहाँ पर मतलब होगा रिंग फॉर्मेशन। ठीक है, जो टर्म आया है वो एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है कि लॉस करके, ग्रीक वर्ड, उसका मतलब होता है क्रैब। ठीक है, CRAB, crab. A crab does not have any teeth, but it does have two claws बोलते हैं for tightly holding something. It's like कि अगर कोई चीज जो है ना दो हाथ से होल्ड कर रहे हो तो गिरने के कम चांसेस है। तो ये किलेशन वर्ड वहां से आया है। ठीक है, अब इसमें एक दो चीजें, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अ, एक चीज आप ये याद रखिए कि जब किलेशन होता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको किलेटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। किलेटिंग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या अब हम लिखेंगे किलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन सिमिलर complexes with monodentate monodentate ligands। अच्छा, क्यों? तो हम इसमें लिखेंगे एज डिसोसिएशन of the complex involves breaking of two bonds rather than
1। अब तो थोड़ा सा मैं अभी थर्मोडाइनमिक रीजनिंग दूंगा इस किलेशन इफेक्ट का। इसको किलेट इफेक्ट या किलेशन इफेक्ट कहते हैं कि देयर इज मोर एफिनिटी ऑफ अ किलेटिंग लिगैंड फॉर द सेंट्रल एटम एज कंपेयर टू इट्स मोनोडेंटेट लिगैंड। ठीक है, तो जो इसका काउंटर पार्ट मोनोडेंटेट होगा उसके कंपैरिजन में किलेटिंग लिगैंड के लिए सेंट्रल एटम आयन की ज्यादा एफिनिटी है, उसको किलेट इफेक्ट भी कहते हैं, किलेट इफेक्ट या किलेशन इफेक्ट। ठीक है, इसके भी बात करने ही वाला हूं मैं, बट उसके पहले एक पॉइंट आप ये मेंशन कर दो बेटा कि एक लिगैंड है NH2NH2। ठीक है, NH2NH2 ये जो है किलेटिंग लिगैंड का काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो 3 मेंबर्ड रिंग होगी वो बहुत ज्यादा 3 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रेन होगा। अच्छा, यहाँ ये भी आप हाईलाइट कर सकते हैं कि जैसे O2 2 माइनस है या N2H4 जो सामने लिखा है, ये थियोरेटिकली बाइडेंटेट लिगैंड है। प्रैक्टिकली अगर बोलेंगे ना, प्रैक्टिकली ये मोनोडेंटेट लिगैंड की तरह काम कर पाते हैं, बिकॉज स्ट्रेन क्रिएट होता है। 3 मेंबर्ड रिंग अगर ये बाइडेंटेट का काम करेंगे तो ये स्ट्रेन डेवलप होगा। तो ये प्रैक्टिकली बात करेंगे तो मोनोडेंटेट थ्योरेटिकली सोच सकते हैं, बट ये मोनोडेंटेट का ही काम करेंगे। ठीक है, चलो अब इस किलेट इफेक्ट का आपको थर्मोडायनेमिक रीजनिंग देते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, थर्मोडायनेमिक रीजनिंग फॉर किलेट इफेक्ट। थर्मोडायनेमिक रीजनिंग फॉर किलेट इफेक्ट, इसको एंट्रोपी किलेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया CO H2O4 NH3 ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पर 3 प्लस ले। अब ये एक्चुअली में एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इतना तो हम समझते ही हैं, है ना। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, तो CO यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर H2O, यहाँ पर H2O लिख दिया हमने, यहाँ पर आपने लिख दिया, मान लीजिए कि NH3 लिख दिया, यहाँ पर NH3 लिख दिया, H2O लिख दिया, H2O लिख दिया। ये आपका एक ऑक्टाहेड्रन बन गया। प्लस यहाँ पर हमने लिखा CH2 CH2 NH2। ठीक, ध्यान से सुनिएगा चीजों को। अब मैंने इसमें जो है यहाँ पर मान लीजिए मैंने H2O लिखा, H2O लिखा, यहाँ पर H2O लिखा, ये कोबाल्ट ही है, यहाँ पर H2, और जहाँ पर NH3 दो लगे हुए थे वहां पर हमने उसके बदले EN लगा दिया। ये EN है, याद है ना, इथाइलिन डायमीन। ठीक, और यहाँ पर हमने लिख दिया 3 प्लस प्लस 2NH3। ठीक है, तो हम लोग ऐसा मानकर चल रहे हैं कि NH3 एंड EN ligands are similar, as in both cases 2 CN bonds are involved। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं NH3 and EN, that means ethylene diamine ligands are similar as in both 2 CN bonds। ठीक है, तो थोड़ा इसीलिए हमने जो है NH3 को यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा था। अब आप इसमें डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों में आपने CN बॉन्ड्स की बात की। तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा? एंथैल्पी चेंज विल बी ऑलमोस्ट जीरो। इसको डेल्टा G कर लो बेटा। हाँ, ये तो एंथैल्पी चेंज विल बी अप्रोक्सीमेटली जीरो। ठीक है, सो एंथैल्पी चेंज तो हो नहीं रहा है, तो ड्राइविंग फैक्टर किलेशन के लिए क्या होगा? ठीक है, ड्राइविंग फैक्टर, तो इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी इफ आई से
two things are happening in terms of entropy. Two things are happening. Two things are happening. Two things are happening. एक पहला जो the chelator becomes somewhat constrained upon binding to the metal. So थोड़ी एंट्रोपी लॉस होगी, राइट ना। जो मूवमेंट है अगर वो रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जो फ्री रोटेशन कीलेटर का था, जो ईएन आपने लगाया, बिकॉज वो रिंग में चला जाएगा, तो देयर विल बी सम स्मॉल लॉस इन एंट्रोपी हम बोलेंगे, ठीक है। तो द कीलेटर मैं लिख भी देता हूं सो दैट आप फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो। द कीलेटर बिकम्स somewhat constrained upon binding to the central atom, so there will be small loss in entropy. पेशेंस रखिएगा बेटा, सब समझ में आएगा आपको। एंट्रोपी, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं एंट्रोपी फ्रॉम फ्री रोटेशन ऑफ द कीलेटर। जो ईएन था उसकी बात कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कि सी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये एक मेजर फैक्टर है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में। आपके जो रिएक्टेंट्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ठीक है। एक आपका वो जो कॉम्प्लेक्स आयन है और एक आपका ईएन, कितने मॉलिक्यूल्स हो गए यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल्स। और इधर देखा हमने 2 मॉलिक्यूल्स आयंस, यहाँ पर देखेंगे तो कितने, 3 मॉलिक्यूल्स या 3 पार्टिकल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आयन या मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स लिखा है, फ्रीली मूव कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हेन अ कीलेटिंग लिगैंड रिप्लेसेस मैनी मोनोडेंटेट लिगैंड्स, this results in what? An increase in the number of molecules in the system. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये इंक्रीज कर गया सिस्टम में, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली एंट्रोपी बढ़ेगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कैन मूव फ्रीली, वो नंबर बढ़ गया तो एंट्रोपी बढ़ गई। दिस इज द मेजर ड्राइविंग फैक्टर फॉर किलेशन। ये है मेजर ड्राइविंग फैक्टर फॉर किलेशन। जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल ऐसा लिखा, CO H2O होल 6, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया 3 प्लस 6 NH3, और यहाँ पर मैंने लिखा CO NH3 होल 6 प्लस यहाँ पर मैंने डाल दिया 6 H2O। अब इसी में मैंने ये लिखा CO H2O होल 6, और यहाँ पर मैंने जो है 3 EN लिख दिया, तो ये हो जाएगा CO EN थ्राइस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 प्लस 6 H2O। तो अब आप देखो ये जो दोनों इक्वेशंस हमने लिखी है, अब इसमें जो के इक्विलिब्रियम है, जो सेकेंड रिएक्शन है उसका के इक्विलिब्रियम जो है, के इक्विलिब्रियम जो सेकेंड वाला रिएक्शन है वो करीब 100,000 जो है टाइम्स के इक्विलिब्रियम है फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। अब इसमें जो तुम्हारा डेल्टा एच है वो तो ऑलमोस्ट सेम है, डेल्टा एच ऑलमोस्ट सेम है। डेल्टा एच फर्स्ट का ले लो और डेल्टा एच सेकेंड का ले लो, वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि 6 CN बॉन्ड्स जो हैं वो बन रहे हैं और 6 CO बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। ये 6 CO बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और 6 CN बॉन्ड्स दोनों में बन रहे हैं। गाइस अब इसमें देखो फर्स्ट रिएक्शन जो है उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दोनों साइड में वो सेम है,
तो इसमें जो है जो डेल्टा एस होगा वो ऑलमोस्ट 0 होगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो चेंज हो नहीं रहे हैं। जबकि सेकेंड केस में देखोगे तो 4 मॉलिक्यूल्स आर बिकमिंग 7, 4 मॉलिक्यूल से 7 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि उसमें एंट्रोपी चेंज होगी। अच्छा, एंट्रोपी चेंज डेटा वाइज अगर मैं तुम्हें लिख कर दूं तो एंट्रोपी चेंज करीब करीब 100 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, तो यहाँ से जो के निकलेगा वो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी बाई आर टी। अब अगर मैं के सेकेंड का और के फर्स्ट का इस तरह से कंपेयर करूं तो ये करीब ई टू दी पावर, अगर कंपैरिजन वाइज करेंगे तो ये ई टू दी पावर डेल्टा एस अपॉन आर निकलता है। तो ई टू दी पावर ये 100 अपॉन आप इसको 8.314 रख दो, जो कि ई टू दी पावर 12 होगा, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू दी पावर 5। ठीक है ना, 100,000। तो इस तरह से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे एक एक एग्जांपल लिया, बट हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, बिकॉज जो मेजर ड्राइविंग फैक्टर है वो एंट्रोपी है। तो हम लोग कीलेशन या कीलेट के लिए कीलेट इफेक्ट के बोलेंगे इट इज एंट्रोपी ड्रिवन। क्या लिख देंगे बेटा, इन एंट्रोपी ड्रिवन। तो एंट्रोपी चेंज इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस कीलेट इफेक्ट। आई होप आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। गाइस, अब थर्ड पार्ट लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स का। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन बॉन्डिंग इंटरैक्शन। लिख देते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन बॉन्डिंग इंटरैक्शन, bonding interaction between the ligand and the central atom। ठीक है, ये अब इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ ये चीज, फर्दर इसको हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिकल एक लिखते हैं और सिंपल डोनर लिगैंड। क्लासिकल या फिर हम इसको लिखते हैं सिंपल डोनर लिगैंड। क्लासिकल और सिंपल डोनर लिगैंड, तो ये क्या है, बड़ा सिंपल सी बात है। अ लिगैंड विच ओनली डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंटर, एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है ना, तो इसको लिख लेते हैं लिगैंड्स, लिगैंड या लिगैंड विच ओनली donates the electron pair of electrons to the central atom or ion। ठीक है, इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये F माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, है ना, NH2 माइनस हो गया, NH3 हो गया ना, H2O हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गए हमारे क्लासिकल लिगैंड्स। अब दूसरा नंबर जो आता है वो है नॉन क्लासिकल, तो वो इंपॉर्टेंट है, अलग से डिस्कशन करने की जरूरत है। नॉन क्लासिकल, नॉन क्लासिकल लिगैंड्स लिखते हैं यहाँ पर, नॉन क्लासिकल लिगैंड्स। नॉन क्लासिकल लिगैंड्स को हम लोग जो है पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स भी कहते हैं। पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इस डेफिनेशन क्या होगी, तो मैं लिख देता हूं, दीज आर द लिगैंड्स, these are the ligands which not only donate, which not only donate the pair of electrons, pair of electrons, but also accept electron cloud, but also accept electron cloud, electron density, है ना, जैसा भी आप टर्म लिखना चाहो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम
from the central atom in their low lying vacant orbital. ठीक है। अच्छा, दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे भी रहा है, लिगैंड दे भी रहा है सेंट्रल को और ले भी रहा है, इसको कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट या सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ लिख भी देता हूं, दिस काइंड ऑफ बैक डोनेशन is known as synergic इफेक्ट या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, ये बाद में हम लोग अभी मेटल कार्बोनिल्स करके पढ़ेंगे अलग से, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जब एक बार बॉन्डिंग इसकी शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। बट तब तक के लिए सिनर्जिक का मतलब काइंड ऑफ कोऑपरेशन, गिव एंड टेक टाइप ऑफ बॉन्डिंग, आप ऐसे बोल सकते हो, गिव एंड टेक टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है ना, कोऑपरेशन टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मान लीजिए किसी लिगैंड को नॉन क्लासिकल होना है, पाई एसिड बनना है, तो उसके पास क्या चीज होनी चाहिए। तो ऊपर मैं लिख देता हूं, अ लिगैंड फॉर अ लिगैंड टू बी नॉन क्लासिकल, फॉर अ लिगैंड टू बी नॉन क्लासिकल, जिसको हम पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर भी बोल रहे हैं, इट शुड हैव आइदर, क्या, नंबर वन, जो चीफ एटम होगा उसका, चीफ एटम उस पे वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, विद वेकेंट ऑर्बिटल, चीफ एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम PH3 लिखते हैं, PPH3 लिखते हैं, PR3 लिखते हैं, ठीक है ना। ये इसके अलावा चीफ एटम should have polar or non-polar, pi bonded system, pi bonded system। अब इसमें जैसे कि C2H4 हो गया, है ना, C2H2 हो गया, ये सब से, या CO, CN माइनस, ठीक है, NO प्लस, ये सब जो हो गए ये पाई बॉन्डेड सिस्टम वाले हैं, तो ये नॉन क्लासिकल में आएंगे। मैं एग्जांपल जैसे एक साथ लिख दूं, CO हो गया, CN माइनस हो गया, NO प्लस हो गया, PF3 हो गया, PH3 हो गया, PPH3 लिख लो, PR3 लिख दो, SR2 लिख दो, C2H4 लिख दो, C2H2 लिख दो। ये सब एग्जाम्पल्स, ऑल दीज आर नॉन क्लासिकल लिगैंड, ऑल दीज आर नॉन क्लासिकल लिगैंड। सो गाइस, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर ये क्लासिकल है तो हम उसको सिग्मा डोनर बोलते हैं, है ना, सिग्मा डोनर। और अगर नॉन क्लासिकल वाला केस हो जाता है तो नॉन क्लासिकल वाले में क्या हो सकता है, सिग्मा डोनर, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर, या फिर वो मान लीजिए कि जो लिगैंड है वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करता है तो उसको पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिख सकते हैं। ठीक है ना, और एक्सेप्ट करने के लिए वो क्या यूज करता है, अपना अपना जैसे वेकेंट और डी ऑर्बिटल है, जैसे PH3 PR3 में हम लोग वेकेंट डी ऑर्बिटल की बात करेंगे ना, वेकेंट 3D ऑर्बिटल जब फॉस्फोरस की बात करेंगे। और बाकी केसेस में हम क्या लिख देंगे, पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये सिग्मा यहाँ पर, और ये सिग्मा डोनर की बात कर रहे हैं ना, और यहाँ पर पाई एक्सेप्टर दिखाया हमने, और दूसरे केस में डोनेट भी वो अपना पाई क्लाउड करता है, ठीक है, और यहाँ पर पाई एक्सेप्टर दिखा दिया हमने इस तरह से।
तो ये पहले वाले के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे Cn माइनस हो गया, CO हो गया, है ना। और दूसरे वाले में एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेंजीन लिख सकते हैं हम लोग, है ना। साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन बोलते हैं हम इसको, इस तरह से यहाँ माइनस रहता है। ठीक है, ये इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ऐसा, ये। तो इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसका अगर थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दिखाएं हम इस तरह से बैक डोनेशन का, तो इट विल बी लाइक, जैसे मान लीजिए PR3 वाला केस ले लेते हैं, है ना। ये तो ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल के डी ऑर्बिटल्स हमने ले लिए। तो ये मेटल को डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जो मेटल के भरे हुए ऑर्बिटल्स है, उससे भी इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो जैसे यहाँ के ऑर्बिटल ये वेकेंट, ये हमारे लिए यहाँ पर क्या है, वेकेंट 3D ऑर्बिटल। Vacant 3D orbital is accepting actually electron pair donated by central atom or ion. इसी तरह से अगर हम दिखाते हैं इन केस ऑफ CO, तो CO में हम इस तरह से दिखाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल को, ठीक है। और इसके जो पाई स्टार यहाँ लिख सकते हैं, पाई स्टार, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर इसको हम दिखाएंगे तो ये इस तरह का हम लोग डोनेशन पिक्टोरियल वे में दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी, जैसे मान लीजिए कि आपने MC, और यहाँ पर अगर हम इसका लुईस स्ट्रक्चर ठीक से बना पाए, तो ये जब इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये इसको आप इस तरह से दिखा सकते हो, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, फिर रेजोनेंस हाइब्रिड दिखा सकते हो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड दिखा सकते हो, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ये इस स्टडी का फायदा क्या होगा, इसको साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि जो CO बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज कर रहा है। यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है, अभी मैं इसका एग्जांपल लूंगा तो आप समझ पाओगे, CO बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गया। अभी यहीं पर अगर हम मेटल और कार्बन की बात कर दें, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ सिनर्जिक बॉन्डिंग से, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गया। इसी तरह से हम लोग Cn माइनस के लिए भी दिखा सकते हैं, इसी तरह से हम NO प्लस के लिए भी दिखा सकते हैं, सेम मैनर में, ठीक है ना। तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विद CO, तो बैक डोनेशन जो है वो पाई स्टार ऑर्बिटल्स में ही होता है। और सेम कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। गाइस, एक और बात याद रखना कि जनरली ये जो पाई एसिड लिगैंड्स हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है, ठीक है ना। ऑल्दो Cn माइनस जो है, Cn माइनस इज द लिगैंड व्हिच कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद मेटल्स इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। दैट इज व्हाई जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग है इज क्वाइट लो इन साइनो कॉम्प्लेक्सेस। बट जितना ऑक्सीजन स्टेट अगर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम सेंट्रल एटम की लें और उसको लोग बोलें, ठीक है, तो जो बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना आप। अब अगर हम लोग C2H4 की बात करें, C2H4 में कैसा गिव एंड टेक हो रहा है, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, बिकॉज कार्बन के नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स ना, तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये आपका देखो सिंपल डोनेशन हुआ यहाँ पर। और फिर हम लोग इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ से आ रहा है वो इस तरह से, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर हम लोग, अच्छा, इसको अगर ऑर्बिटल्स के फॉर्म में भी ड्रॉ करना चाहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे C लिखो, ये इसका सिग्मा बॉन्ड है, ये इसकी पाई बॉन्डिंग को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरह से H हमने दिखा दिया, इस तरह से H हमने दिखा दिया, यहाँ का H दिखा दिया, यहाँ का H दिखा दिया, और फिर हमने इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार इस तरह से दिखाया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि लेट अस से प्लैटिनम का कोई कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर मान लीजिए Cl 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 आपने ऑलरेडी दिखाया हुआ है।
अब ये इलेक्ट्रॉन जो है अपना क्लाउड डोनेट कर रहा है किसको? लिगैंड को। तो ये बैक डोनेशन है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर भी बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर जो सीसी होगा वो डिक्रीज करेगा और बॉन्ड लेंथ वो इंक्रीज करेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू बैक डोनेशन जो C2H4 है, इट लूजेज इट्स प्लेनारिटी। ठीक है। और इन केस ऑफ C2H2, अगर इसी तरह का C2H2 एग्जाम्पल लेंगे तो हम उसको बोलेंगे कि इट लूजेज इट्स लीनियरिटी नॉट प्लेनारिटी। हाँ गाइज, हम लोग आगे कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे। एक एप्लीकेशन देख लेते हैं उसका, ऑल्दो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। कार्बोनिक कॉम्प्लेक्सेस आर बेसिकली complex compounds, coordination compounds which contain carbonyl group. Carbonyl group coordinated with central atom. ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप कोऑर्डिनेटेड विद सेंट्रल एटम। बहुत सारे एग्जांपल्स उसके हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया CrCO6। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा FeCO5, ये सब कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। ठीक है ना, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस है बेसिकली। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, जो हमने अभी बैक बॉन्डिंग किया हुआ है उसका। सो ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के बेसिस पे एप्लीकेशन बैक बॉन्डिंग का उसको कैसे देखें कि मान लीजिए कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मेटल के साथ जो है कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेटेड है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल बॉन्डिंग हो गई। और इसी का अगर हम बैक बॉन्डिंग जब हम बनाते हैं तो ये यहाँ पर हमने पाई स्टार दिखाया। ठीक है ना। और मेटल का जो फील्ड ऑर्बिटल है, फील्ड डी, फील्ड डी। और यहाँ पर लिखेंगे वेकेंट पाई स्टार, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये बैक बॉन्डिंग हो गई। ठीक है ना। अब इस बैक बॉन्डिंग से अगर हम कंपेयर कर लें, इसको कंपेयर करेंगे, मान लीजिए कि अगर एक सीओ आइसोलेटेड वे में दिया हो, है ना, और एक सीओ लिगैंड के फॉर्म में हम ले लें, तो होगा क्या कि जो सीओ आइसोलेटेड वे में दिया हुआ है और जो लिगैंड के फॉर्म में दिया, तो अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ले लें, ठीक है ना, इट्स लाइक दिस। यहाँ पर ऐसा दिखा दिया। अब बैक बॉन्डिंग से होगा क्या? बैक बॉन्डिंग के क्या होगा कि जो मेटल और कार्बन, ये जो बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी, आप बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा हुआ बता सकते हो, इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन जो सी और ओ के बीच की बात है, ये इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम हो गई। इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गई? कम हो गई। बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है ना, ये हो गया। तो हम अगर बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड ऑर्डर या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऐसे कुछ टर्म्स लिखे होंगे, तो हम क्या क्या लिखेंगे कि आइसोलेटेड जो केस होगा, जो आइसोलेटेड केस होगा, उसका लिगैंड वाले केस से बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। सीओ की बात कर रहे हैं, है ना। अभी उधर जो मैंने दिखाया है वो मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड की कंपैरिजन, यहाँ आइसोलेटेड वर्सेस लिगैंड वाले केसेस में बात कर रहे हैं। अच्छा, बॉन्ड लेंथ का अगर मुझे लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? बिकॉज बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है। देखो, ये तो गाइस मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझा दिया। सिंपल सी बात है कि ट्रिपल बॉन्ड से वो डबल की तरफ जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझ सकते हो कि सीयू में 14 इलेक्ट्रॉन्स थे। आप अगर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और जब मेटल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हो गया, बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हो गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। तो आप दोनों तरीके से रेजोनेंस वाली स्टाइल से भी समझ सकते हो और आप जो है इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी समझ सकते हो। ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं एक, जैसे मान लीजिए कि इट्स लाइक कि MnCO6 प्लस, ये मैंने लिखा, Cr
CO6 और एक लिखा मैंने V वेनेडियम CO6 और माइनस है। ठीक है, अब इसमें देखो सब में 6 CO लगे हुए हैं, लिगैंड्स सब में कार्बोनिल 6 हैं। ठीक है, अब इसमें बैक बॉन्डिंग, अब सबसे पहले तो देखो यहाँ पर जो है तुमने सेंट्रल एटम अलग अलग रखा हुआ है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इनके डी इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम होंगे, अगर उसमें डिफरेंस ले आएंगे तो फिर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। कैसे निकाला? एक्स कार्बोनिल जो है वो न्यूट्रल लिगैंड की उसमें आता है, 0 × 6 कर दो इक्वल टू +1, तो एक्स की वैल्यू +1 होगी, Mn+1। यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cr 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, वेनेडियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट पे? -1 पे है। तो अब यहाँ पर जो अगर देखोगे तो इसके पास, अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं Mn प्लस CO0 और V-1 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब इनके पास सेम डी इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स पे अब वो डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर लिखी हुई है ना, इसका मतलब है कि ये मेटल, ये सेंट्रल मेटल, दिस सेंट्रल मेटल आयन हैज maximum tendency out of these two, tendency to do back bonding। ठीक है भाई, ये Mn+1 इसकी लीस्ट टेंडेंसी होगी। तो सबसे ज्यादा जो मेटल और ये जो CO के बीच में जो बैक बॉन्डिंग होगी, वो होगी वेनेडियम -1 वाले केस में, देन Cr जो न्यूट्रल वाला केस है, और फिर Mn+ वाला। अच्छा, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग से क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर मैं MC की बात करूंगा, मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्ड की बात करूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर मैं लिखूंगा तो ग्रेटर ग्रेटर, है ना। बॉन्ड लेंथ लिखूंगा तो लेस लेस, है ना। और अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर C और O की बात करूं, इसकी बात करूं, तो सबसे पहली बात है कि बैक बॉन्डिंग होने से क्या हो जाती है? उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो ये ऐसा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ का की बात करूंगा तो ये बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये इजीली आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। तो हम कंक्लूजन यहाँ पर ये भी निकाल सकते हैं, मोर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट implies more tendency to give electron to carbon, so metal carbon bond strength more, CO bond strength less। बात समझ में आई? और इसी तरह से आप बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन इसमें दिखा सकते हो। अभी जैसे मान लो यहीं पर एक एग्जांपल मैं आपको ये दे दूं, FeCO4 2 CO4 यहाँ पर माइनस NiCO4 ये। अब इसमें देखो यहाँ पर भी एक बार ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो, तो ये Fe2- स्टेट में है, ये कोबाल्ट माइनस स्टेट में है, यहाँ पर निकल 0 ऑक्सीजन स्टेट में है ना। अब यहाँ पर सेम वे में अगर मैं सोचूं, क्योंकि इसके ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी इलेक्ट्रॉन्स सेम हो गए तीनों में सेम हो गए, तो अब ऑक्सीजन स्टेट डिसाइड करेगा, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें ज्यादा निगेटिव है? इसमें। इसका मतलब मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग इसमें होगी, मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग इसमें होगी, और इसमें मिनिमम बैक बॉन्डिंग होगी। और बैक बॉन्डिंग होने से क्या हो जाता है? बैक बॉन्डिंग होने से क्या हो जाता है? बैक बॉन्डिंग होने से जो मेटल कार्बन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, और CO का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है और बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। क्या बात समझ में आई? अब इसमें कुछ भी आपसे पूछ लिया, भाई बताओ CO की बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, तो आप लिखेंगे 1 > 2 > 3, है ना। अगर मान लीजिए कि MO की बॉन्ड लेंथ, MC मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ की बात करेगा, तो हम लिखेंगे 1 > 2 1 <2 3। समझे ना, ये हो गया। अच्छा, इसी में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म है, जिसको कहते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देते हैं बेटा? STRETCHING, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। पहले भी हो सकता है तुमने ये पढ़ा हो, फिजिक्स में भी पढ़ा हो सकता है तुमने। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? अभी जैसे मान लीजिए, देखिए
किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हैं। मान लीजिए AB बॉन्ड है, अब ये कुछ भी हो सकता है, CO हो सकता है, CH हो सकता है ना? हम यहाँ पर किसी बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो अब इसको अगर मैं इस तरह से बोलूं कि जैसे मान लीजिए केस ले लेते हैं कि एक स्प्रिंग लेते हैं, है ना? और उससे कनेक्ट कर देते हैं ब्लॉक को, ठीक है ना? ब्लॉक का मास मान लीजिए M है, ठीक? अब इसमें मान लीजिए कि आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो अब ये क्या हुआ? स्प्रिंग स्ट्रेच कर जाएगी, है ना? स्प्रिंग जो है मान लीजिए ब्लॉक यहाँ पर आ गया, ठीक है? तो स्प्रिंग जो है स्ट्रेच कर गई, ठीक? अब स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है? अब स्प्रिंग ये फिजिक्स में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना? और ये के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है? के किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे। जितनी स्ट्रांग स्प्रिंग होगी उतना के ज्यादा होगा, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपने इसको छोड़ दिया, तो अभी क्या होगा बेटा? ऑसिलेशन चालू हो जाएगा, ठीक है? इधर ऑसिलेशन चालू होंगे। अब इसमें क्या होगा? जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी स्प्रिंग की उतना फास्टर ऑसिलेशन होगा। ऐसा फिजिक्स में आपने देखो पढ़ा हुआ है ना? अब यहीं पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का एक फॉर्मूला, उस फिजिक्स में तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं सीधे फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला 1/2 पाई रूट के बाय एम, ठीक है ना? ये के क्या इंडिकेट कर रहा है? ये के इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेंथ को, जो कि स्प्रिंग की है, स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये फोर्स कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है? अब ये जो है कैसे अपने इस बॉन्ड से रिलेटेड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर दो दो एटम्स हैं, यहाँ एक तो है नहीं मास एम की तरह, तो एक्चुअली इनका इसको ये वाइब्रेशन जब करेंगे तो ये इनका एक मीन पोजीशन होगा, उसके अबाउट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रादर देन यूजिंग टू मासेस, हम एक को फिक्स कर देंगे, एक को फिक्स कर देंगे और दूसरे के लिए याद करो एक कॉन्सेप्ट रिड्यूस मास का हुआ करता था, तो हम उसके बेसिस पे करेंगे। तो उसके बेसिस पे हमारे लिए जो बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, हम उसको नाम देंगे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 पाई रूट के अपॉन यहाँ पर लिख देंगे म्यू, और म्यू क्या होगा? म्यू होगा आपका m1 अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये रिड्यूस मास हो गया। बाकी टर्म्स भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। क्या? के को हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट जो कि किस पे डिपेंड करेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, जो कि किस पे डिपेंड करेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। और म्यू क्या है? रिड्यूस मास। एक्चुअली ये मास ऑफ द न्यूक्लियस है, लेकिन हम लोग जो है न्यूक्लियाई मासेस लेने के बजाय एटॉमिक मास लेंगे, अप्रोक्सीमेटली हम सेम लेकर चलेंगे, बट यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ पर फोकस्ड हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, क्विक मैनर में अगर हम इसको फिर से वो देखें, तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को हम रिलेट कर, वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस बेसिकली जो है कंटिन्यूअस चेंज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अलोंग द एक्सेस ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, इसको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। हमारे केस में जैसे कार्बोनिल वाले ग्रुप की बात करेंगे तो हम CO की बात करेंगे, तो CO बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतनी जो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा हो जाएगी। इंफ्रारेड रीजन में ये जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है टिपिकली इट रेंजेस बिटवीन 1700 टू 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एक्चुअली यूज की जाती है टू identify the presence of CO groups in a molecule, as well as to distinguish between different types of carbonyl groups. Conclusion क्या है? केवल stronger bond means higher stretching frequency. अभी जैसे इसी क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन हमने किया, इसी में अगर हमको जो है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का लिखना हो CO के लिए,
सीओ की बात करें, अगर सीओ के लिए मुझे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लिखना होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा, सीओ का बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज कर जाएगी। यानी जब बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी कम हो जाएगी सीओ बॉन्ड की। अगर एमसी बॉन्ड की बात करेंगे तो वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बैक बॉन्डिंग बढ़ने से बढ़ जाएगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने डिस्कशन किया है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की होगी, उतनी बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी। अब एक एग्जांपल देखो, दूसरा ये लेते हैं, Cr CO6 Cr CO4En और Cr यहाँ पर ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है, इसलिए हम यहाँ पर CO3 कर देंगे। देखो Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से Cr और यहाँ लिख देते हैं ट्राई-En, ठीक है ना, ये टेट्राडेंटेट लिगेंड हो जाएगा, है ना, ट्राई-En। और CO2 कर देते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, यहाँ से 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं और ये 2, तो 6 हो गया ना ये। अब इसमें देखो कुछ भी कंपैरिजन आपसे, मान लीजिए कि यहाँ पर CO की जो बॉन्ड लेंथ है उसका कंपैरिजन कर को बोल दिया है ना, उसका कंपैरिजन। तो आपको सिंपली ये पता करना है किसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, ठीक। अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो क्रोमियम है, यहाँ पर जो क्रोमियम है वो 6 लिगेंड्स को यानी 6 सीओ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कितनों को दे रहा है दूसरे में, यहाँ पर जो है 4 को दे रहा है, यहाँ पर कितनों को दे रहा है 3 को दे रहा है, यहाँ कितनों को दे रहा है 2 को दे रहा है। तो इसका मतलब है बैक बॉन्डिंग जो पर सीओ होगा वो किस में ज्यादा होगा, तो ये पर सीओ मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग लिख सकते हैं। अगर पर सीओ मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग होगी, यानी यहाँ पर ये ज्यादा हुआ, ये ज्यादा हुआ, तो ये जो होगा ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा डिक्रीज करेगा, ज्यादा डिक्रीज करेगा, यानी कि ये बॉन्ड लेंथ यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। सीओ की बात करेंगे हम लोग तो अगर हम CO की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। और अगर हम यहाँ पर लेटस से CRC की बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। और इसमें मान लीजिए कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात कर देगा, है ना, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर देगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4, बिकॉज जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने से कम हो जाती है। अब एक एग्जांपल ऐसा लेकर दिखाता हूं जिसमें आपके नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल लिया VCO6, एक ही केस लिया, और एक ले लिया मैंने SCCO6, ये ले लिया मैंने, और एक केस हमने ले लिया TiCO6, ये केस ले लिया। अब तुम देखोगे तो जो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किस में होगा, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर आएगा स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो स्कैंडियम लेस देन टाइटेनियम लेस देन वेनेडियम, है ना, डी इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि और कोई दूसरी चीज तो डिफरेंस नहीं, ऑक्सीजन स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो डी इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतने बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, डी इलेक्ट्रॉन्स मोर बैक बॉन्डिंग मोर, बैक बॉन्डिंग मोर। तो बैक बॉन्डिंग किसमें सबसे ज्यादा हो जाएगी, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तुम्हारी वेनेडियम, कहाँ गया ये, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम हो गई, तो बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम हो गई, तो यहाँ पर अगर हमको CO बॉन्ड की बात करेंगे तो बिकॉज बैक बॉन्डिंग
इंक्रीज करती है तो सीओ की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करती है और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है। तो बॉन्ड लेंथ इसका मतलब है सबसे ज्यादा किस में हो जाएगी सीओ की, जो वेनेडियम वाला केस है, यानी कि ये 1 ग्रेटर देन हम लोग लिखेंगे 3 ग्रेटर देन 2, ये हो जाएगा सीओ के लिए। हाँ, और यहाँ पर अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर लेंगे, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर लेंगे तो बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी सीओ की बात करें, हाँ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो सीओ की होगी वो जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है तो डिक्रीज करती है, इसका मतलब है 1 लेस देन 3 लेस देन 2। गाइज आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स किया, हमने मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगैंड्स के एग्जांपल्स लिखे। फिर हमने जो है इसमें स्पेशल केस जो बैक बॉन्डिंग था जिसमें नॉन क्लासिकल लिगैंड्स का डिस्कशन किया है ना। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में हम लोग एक ब्रिजिंग लिगैंड की भी बात करेंगे, क्योंकि जो सीओ ग्रुप है वो ब्रिजिंग लिगैंड का भी काम करता है, ब्रिज लिगैंड उसको बोलते हैं। तो अभी जैसे हमने आइसोलेटेड वर्सेस लिगैंड का कंपैरिजन किया है ना, उसकी सीओ की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, या फिर जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, उसका डिस्कशन किया, उसी तरह से ब्रिज्ड सीओ एंड टर्मिनल सीओ उसका भी डिस्कशन करेंगे जब मेटल कार्बोनिल पढ़ रहे होंगे हम लोग। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग आईयूपीएससी और नॉमेनक्लेचर करेंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो। ऑफ कोर्स आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के बेसिस में उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। तो यदि आपको आंसर मिल जाते हैं तो आप चैट बॉक्स में उन आंसर्स को जरूर डालिएगा, मैं चेक करूंगा और अकॉर्डिंगली मैं रिप्लाई भी करूंगा। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। थैंक यू गाइस।